और क्लीवेज के बारे में पढ़ लिया था और आज हम गैस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं, जहाँ पे मैं दोबारा से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो फर्टिलाइज एग होता है जिसमें स्पर्म आके मिल जाता है, उसके बाद उसमें हम कहें क्लीवेज चलते हैं जो 2 सेल स्टेज बनता है, फिर 4 सेल स्टेज बनती है, फिर 8 सेल स्टेज बनती है, फिर मोरूला बनता है जहाँ कई सारी सेल्स आके मिल जाती हैं, वो काफ़ी डेंस हो जाता है। उसके बाद वो ब्लास्टूला में चेंज होता है जिसे अपन ब्लास्टुलेशन कहते हैं। और इस ब्लास्टुलेशन प्रोसेस में जो आपकी बनती है कि बीच में एक गुहा बन जाती है जिसे ब्लास्टोशील कहते हैं और आउटर साइड में आपकी सारी कोशिकाएं रह जाती हैं। अब बात आती है गैस्ट्रुला की। तो गैस्ट्रुला क्या होता है, देखिए ब्लास्टुला जो है वो एक सिंगल लेयर का हम कहें सेल है, लेकिन वहीं गैस्ट्रुला की बात करते हैं तो गैस्ट्रुला में 3 लेयर बन जाती हैं। यानी कि हम कहें सिंपल भाषा में हम समझें कि एक स्तरीय कोशिका से त्रिस्तरीय कोशिका का निर्माण होना है क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। लेकिन हम बात करें गैस्ट्रुलेशन की तो ये एक हम कहें प्राणी के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गैस्ट्रुलेशन एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्रिया होती है जो प्राणी के विकास में काम आती है। हम बात करते हैं इस वीडियो में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुला भवन क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुला भवन की क्रियाविधि। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये जो आपका गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है इस पर काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि गैस्ट्रुला भवन क्या होता है, गैस्ट्रुला भवन की क्रियाविधि का विस्तार में वर्णन कीजिए। कंप्लीट 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं गैस्ट्रुला भवन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लास्टुला जो है वो सिंगल सेल की कोशिका है और जो गैस्ट्रुला बन जाता है वो ट्रिपल लेयर की कोशिका बन जाती है। ठीक है, तो ब्लास्टुला में हमने देखा कि कई सारे ब्लास्टोमियर्स होते हैं जिन्हें कोशिका खंड कहते हैं, पूरक खंड कहते हैं। तो जब ब्लास्टुला से जब गैस्ट्रुला बन रहा होता है तो 2 काम होते हैं वहाँ पर। सबसे पहले कोशिकाओं का डिफरेंशिएशन होता है, यानी कोशिकाओं का विभेदन होता है। उसके बाद वो अपने जो उनका निर्धारित स्थान है, यानी कि जो निर्दिष्ट स्थान है जहाँ तक उनको पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो गतियाँ करते हैं। ये 2 मुख्य कार्य होते हैं जब वो ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला में बदल रहा होता है। तो देखिए ये इन दोनों चीज़ों का ही आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ब्लास्टुला में उपस्थित जो ब्लास्टोमियर है उनका विभेदन होता है तथा ये अपने निर्धारित स्थान तक पहुंच जाते हैं और त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला बनाते हैं। ठीक है, हम एक सिंपल सी किताब की यदि परिभाषा की बात करें गैस्ट्रुलेशन की, तो देखिए गैस्ट्रुला भवन जो है वो वह विशिष्ट क्रिया है जिसमें कोरक में स्थित अंगों के पूर्व निर्धारित क्षेत्र से कोशिकाएं गति कर अपने निर्धारित स्थान तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो ब्लास्टुला है उसमें जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपने निर्धारित स्थान तक पहुंच जाती हैं, इसे ही अपन गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। तो गैस्ट्रुला भवन होता है या फिर जो गैस्ट्रुलेशन है उसके परिणाम स्वरूप 3 जनन परतों का निर्माण होता है, जो कि हम 3 लेयर्स भी बात कर रहे थे, वो यही 3 परतें हैं। सबसे बाहर की परत होती है जिसे एक्टोडर्म कहते हैं, दूसरे नंबर पर बीच की परत होती है जिसे मेसोडर्म कहते हैं और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसे एंडोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म से आपकी स्किन और नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। मेसोडर्म से आपके जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, इन सबके जो आउटर लेयर होती है उन सबका निर्माण मेसोडर्म से होता है। इसके बाद यदि हम एंडोडर्म की बात करें तो ये जो अपने सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं इनकी जो इनर पार्ट्स होता है, यानी जो इनकी जो इनर लेयर होती है, एपिथेलियम जो लेयर होती है उसका निर्माण एंडोडर्म से होता है। यानी एंडोडर्म की जो जर्म लेयर है उससे इसका निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा गैस्ट्रुला भवन क्या होता है और क्यों गैस्ट्रुला भवन की प्रोसेस होती है। आगे अपन बढ़ते हैं गैस्ट्रुला भवन की क्रियाविधि की तरफ। तो देखिए गैस्ट्रुला भवन की क्रियाविधि है, वो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कोशिकाओं का डिफरेंशिएशन होगा, सेल डिफरेंशिएट होंगी यानी कोशिकाओं का विभेदन होगा। उसके बाद वो कोशिकाएं अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचेंगी, यानी कि कोशिकाओं में सबसे पहले तो ये पता लगा कि ये कोशिका पैर बनाएगी, ये कोशिका हाथ बनाएगी, ये कोशिका ब्रेन बनाएगी और जो भी अंग बनने होंगे उनका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब उस स्थान तक उनका पहुंचना जरूरी है। पैर की कोशिकाओं का पैर के स्थान पर पहुंचना जरूरी है जहाँ पर पैर का निर्माण होता है। यदि पैर की कोशिकाएं वहाँ पर नहीं पहुंचेंगी तो सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए उस स्थान तक पहुंचने के लिए जो गतियां काम में आती हैं उन विशेष प्रकार की गतियों को ही क्या कहा जाता है, आकार की संरचनात्मक गतियां या फिर मोर्फोजेनिक मूवमेंट। देखिए अधिकांश कशेरुकी जंतुओं में कोशिकाओं का गमन एक विशेष प्रकार की गतियों से होता है। एक कोशिकाओं का गमन क्या है कि जो कोशिकाएं हैं जो अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने वाली हैं उन्हीं उसी चीज को कहते हैं कोशिकाओं का गमन, और उन गतियों को क्या कहा जाता है, आकार की संरचनात्मक गतियां या फिर मोर्फोजेनिक मूवमेंट। इनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। 3 साइंटिस्ट हुए, वोग्ट, ट्रिनगोस और बेरेल। इन्होंने सबसे पहले इन गतियों के बारे में बताया कि इन गतियों के कारण ही ब्लास्टुला एक निश्चित संरचना ग्रहण करता है। यदि ये गतियां नहीं होंगी तो ब्लास्टुला नहीं बन पाएगा।
ये जो गतियां हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले अध्यारोहणी गतियां जिसे एपीबोलिक कहते हैं, या फिर एपीबोलिक मॉर्फोजेनिक मूवमेंट कहते हैं इसे। दूसरे नंबर पर आता है अंतरारोहणी गतियां जिसे एम्बोलिक कहते हैं, या फिर एम्बोलिक मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। इन दोनों ही गतियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम अध्यारोहणी गति की बात करते हैं, या फिर एपीबोलिक की हम बात करते हैं। देखिए एपीबोलिक का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बाहर से कवर करना। अध्यारोहण जो शब्द है हमारे सामने, इससे हम क्या समझते हैं कि किसी चीज को बाहर से कवर करना। तो इसी शब्द से बना है एपीबोलिक या फिर कहें अध्यारोहणी गतियां। इन गतियों में क्या होता है कि जो एक्टोडर्मल ब्लास्टोमियर्स होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये अपना ब्लास्टुला है, तो इसकी जो बाहर की लेयर्स हैं जिसे अपन कहते हैं एक्टोडर्मल ब्लास्टोमियर्स, ये ब्लास्टोमियर्स हैं जो कि बाहर की तरफ पाए जा रहे हैं, इनमें ये गतियां पाई जाती हैं, यानी कि इन ब्लास्टोमियर्स में ये गतियां पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो गतियां हैं, ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं पूरे भ्रूण को कवर कर लेती हैं, एक मतलब पूरे भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये गतियां डिवाइड करती हुई इधर ये कोशिकाएं इधर से आती हैं। ठीक है, तो ये चारों तरफ से इस भ्रूण को घेर लेती हैं। और इन कोशिकाओं की बात करें कि ये सिर्फ ब्लास्टोमियर पोर यानी कि सिर्फ कोरक छिद्र को छोड़ देती हैं। ये कोरक छिद्र है जैसे ब्लास्टोपोर कहते हैं, इसको छोड़कर चारों तरफ से भ्रूण को घेर लेती हैं, जैसा कि इन तीनों डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। ये जो कोशिकाएं हैं या फिर ये जो लेयर है इसे एक्टोडर्म कहते हैं, और ये जो अंदर की तरफ लेयर पाई जा रही है इनको कहते हैं एंडोडर्म या फिर एंडोडर्म लेयर। तो एपीबोलिक के लिए आपकी समझ में आ गई कि ये जो गति है वो एक्टोडर्मल ब्लास्टोमियर्स में पाई जाएगी। ठीक है, और ब्लास्टोमियर की जो सेल्स हैं वो पूरे भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेंगे, और ये जो कोशिकाएं हैं जब चारों तरफ से इसको घेर लेंगी भ्रूण को, तो इनके अंदर एक एपिथेलियम की लेयर बन जाएगी, और उसी लेयर को उपकला स्तर या फिर एपिथेलियम लेयर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो गतियां हैं ये कोशिकाएं किस प्रकार से गति करती हैं। तो ये गतियां करती हैं अमीभाव प्रकार से गतियां करती हैं ये कोशिकाएं। अमीभाव जो गति होती है जिसे अमीबॉइड लोकोमोशन कहते हैं, वो किस तरीके से होती है? देखिए अमीबा गति करता है हमेशा इर्रेगुलर शेप में। ठीक है, ये अमीबा है, यदि इसको आगे बढ़ना होगा तो ये इर्रेगुलर शेप में अपनी गति करेगा। अमीबा के बारे में आप सब जानते हैं, सूडोपोडियल लोकोमोशन उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, यानी कि इस भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेती हैं। अब एक इनकी खास बात क्या है कि ये कोशिकाएं जब भ्रूण को चारों तरफ से घेर रही हैं तो साथ ही साथ इनमें विभाजन भी होते रहते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें कि इस तरह की जो गतियां हैं अध्यारोहणी गति, वो एम्फियोक्सस में पाई जाएंगी, और मेंढक यानी कि जो आपके एम्फीबियंस हैं उनके एग में पाई जाएंगी, और जो बहुपीत के अंडे होते हैं यानी कि जो टीलोलेसिथल एग्स होते हैं उनमें भी ये पाई जाएंगी। यानी कि जो टीलोलेसिथल एग जिन जंतुओं के होते हैं जैसे कि चिक, तो चिक के एग में या चिक के एम्ब्रियो में कौन सी गति पाई जाएगी? अध्यारोहण गति पाई जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो गतियां हैं वो है अंतरारोहणी गतियां जिसे एम्बोलिक कहते हैं, या फिर एम्बोलिक मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स कहते हैं। वो गतियां हमेशा भ्रूण के बाहर गति करती हैं, वो गति हमेशा भ्रूण के बाहर होती है, लेकिन ये गति भ्रूण के अंदर की तरफ होती है, यानी कि जो अंदर की तरफ कोशिकाएं पाई जाएंगी उनमें ये गतियां पाई जाती हैं। और इन गतियों का संबंध संभावी जो मेसोडर्मल कोशिकाएं, जो एंडोडर्मल कोशिकाएं उनसे होता है, यानी कि एक्टोडर्म की जो कोशिकाएं से कोई मतलब नहीं होता। जो अंदर की तरफ मेसोडर्म की कोशिकाएं पाई जाएंगी या एंडोडर्मल जो सेल्स पाई जाएंगी उनसे इस गति का संबंध होता है, यानी कि उन कोशिकाओं में ये गतियां पाई जाती हैं। और ये गति हमेशा बाहर से भीतर की तरफ गति करती है। वो गति कर रही थी कोशिकाएं सिर्फ बाहर की बाहर, ये गतियां बाहर से अंदर की तरफ गति करती हैं। ठीक है, और ये जो गतियां हैं कई प्रकार की होती हैं, कुल 7 प्रकार की गतियां बताई गई हैं। इन गतियों को पढ़े ये गतियां पढ़े 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी देखिए, सबसे पहले अंतर्वलन, फिर अंतर्वेशन, फिर अभिचरण, फिर बहु अंतर्वलन जिसे पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक ध्रुवीय और बहुध्रुवीय, फिर अपसरण, फिर विस्तरण और फिर प्रसरण। इन सबके आप इंग्लिश में भी नाम देख लीजिएगा, जैसे कि इन्वेजिनेशन को अंतर्वलन बोलते हैं, अंतर्वेशन को इनवोल्यूशन बोलते हैं, अभिसरण को कन्वर्जेंस बोलते हैं, और बहु अंतर्वलन को पॉली इन्वेजिनेशन बोलते हैं, अपसरण को डाइवर्जेंस कहते हैं, विस्तरण को डीलेमिनेशन कहते हैं, और प्रसरण को एक्सटेंशन कहते हैं। एक एक को हम आगे पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्वलन की, यानी कि इन्वेजिनेशन की। तो इन गतियों के दौरान क्या होता है, देखिए कि जब अंतर्वलन या फिर कहें इन्वेजिनेशन गतियां हो रही होती हैं तो ये जो ब्लास्टोमियर है इनको कवर नहीं करते हैं। ठीक है, जो ब्लास्टोमियर है वो अंदर की तरफ गति कर जाता है, यानी कि ये ब्लास्टोमियर्स हैं, कोरक खंड है, ये इसको बाहर की तरफ से कवर ना करके बल्कि अंदर की तरफ गति करेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से इन गतियों में बाहर से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो देखिए क्या होगा कि ये जो ब्लास्टोमियर है, कुछ ब्लास्टोमियर जो नीचे की तरफ होते हैं वो आकार में बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट कर देते हैं, धंसना या फिर हम कहें अंदर की तरफ बलयित होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं,
एक वलय जैसी संरचना बन जाती है, अंदर की तरफ ये धंसते चले जाते हैं और इस धंसने के कारण भ्रूण की जो पृष्ठ सतह है, ये इसकी पृष्ठ सरफेस है, ये इसकी अधर सरफेस है, अधर सतह है, इसकी पृष्ठ सतह है, तो यहाँ पर एक खांच बन जाती है, ये खाली स्थान, ये ग्रुप बन गई, ये खांच बन गई। इस खांच को बोला जाता है आधांत्र या फिर एरेक्ट्रॉन, एरिंग्ट्रॉन, ठीक है। और जहाँ पर इस बलन का अंत होगा, यानी कि मान के चलिए ये बलन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आके, और इधर से स्टार्ट हुई यहाँ पे आके, तो इस पॉइंट पे आके जब ये इस बलन का जो अंत होगा उसे कहेंगे ब्लास्टोपोर या फिर कोरक छिद्र हिंदी में, ठीक है। तो इस तरीके से अंतर्बलन होता है, यानी कि अंदर की तरफ कोशिकाएं वलयित हो जाती हैं, अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट कर देती हैं। कौन सी कोशिकाएं? एंडोडर्म की कोशिकाएं, जो सबसे लास्ट में होती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं और अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे ग्रुप बन जाती है, खांच बन जाती है, जिसे एरेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो जहाँ पर ये बलन जो है अंत होता है उसे ब्लास्टोपोर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है अंतर्वेशन, जिसे इनवोल्यूशन कहते हैं। देखिए, अंतर्वेशन और अंतर्बलन में एक मामूली सा अंतर है कि जो अंतर्बलन होता है उसमें सबसे लास्ट में जो कोशिकाएं हैं वो फोल्ड होना स्टार्ट होती हैं, लेकिन अंतर्वेशन की यदि बात करें तो सबसे पहले कोशिकाएं ब्लास्टोपोर के पास आकर एकत्रित हो जाएंगी, यहाँ से कोशिकाओं का कवरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और स्टार्ट होने के बाद यहाँ से ये कोशिकाएं पुनः अंदर की तरफ वलयित होना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। बस ये मामूली सा अंतर है कि वहाँ तो पूरे ब्लास्टोपोर वगैरह को घेर लिया जाता है और जब वो कोशिका अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट करती है, लेकिन यहाँ पर ब्लास्टोपोर को छोड़ दिया जाता है, दोनों किनारों से ही कोशिकाएं अंदर की तरफ फोल्डिंग्स करना स्टार्ट कर देती हैं। इसे इनवोल्यूशन या फिर अंतर्वेशन कहते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं अभिसरण की ओर, जिसे कन्वर्जेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आपने कभी लेंस के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में, जिसमें अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस होता है। तो जो अभिसारी लेंस होता है वो क्या करता है, जो किरण आती है उनको एक जगह पर केंद्रित कर देता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है कि एक क्षेत्र विशेष की कोशिकाएं एक जगह पर स्थानांतरित होकर और एक क्षेत्र विशेष की कोशिकाएं स्थानांतरित होकर एक जगह पर एक निश्चित क्षेत्र पर आकर या फिर हम एक निश्चित जगह पर आकर एकत्रित हो जाती है, जिसे ही अभिसरण कहते हैं। जैसा कि वो लेंस है वो एक निश्चित जगह पर उन किरणों को एकत्रित कर देता है, सेम केस यहाँ पर है कि एक क्षेत्र विशेष की कोशिकाएं, मान के चलिए ये कोशिकाएं हैं, ठीक है, और ये कोशिकाएं इनको एक निर्धारित या फिर हमको एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होना है, तो ये कोशिकाएं सभी की सभी, देखिए आप देखिए ये कोशिकाएं एक जैसी बनती जा रही हैं और लास्ट में जाके इस स्थान पर आकर एकत्रित हो गई हैं ये कोशिकाएं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि सभी संभावित मेसोडर्मल कोशिकाएं एक्टोडर्म व एंडोडर्म के बीच में एकत्रित होकर मेसोडर्म का निर्माण करती हैं। कहाँ पर हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब हम देखते हैं मेसोडर्म का निर्माण होता है तो वहाँ पर अभिसरण प्रकार की गतियाँ होती हैं, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आकर मेसोडर्म का निर्माण करती हैं, ठीक है। और इनमें पाया जाता है जो संभावी मेसोडर्मल कोशिकाएं, उनमें इस प्रकार की गतियां देखने को हमें मिलती हैं। दूसरा आता है हमारे सामने बहु अंतर्बलन। अंतर्बलन हमने इससे पहले पढ़ा और बस उसमें एक शब्द जुड़ गया है पॉलिनेशन, या फिर उसमें एक शब्द जुड़ गया है पॉली। अंतर्बलन का मतलब क्या देखा था, अंदर की तरफ फोल्डिंग्स हो रही है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक कोशिकाएं फोल्ड कर रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लास्टोमियर है उस ब्लास्टोमियर की या तो एक या कोशिकाओं का छोटा सा समूह भीतर की तरफ गति करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि देखिए ये कोशिकाओं का एक समूह है, ये अंदर की तरफ गति करना स्टार्ट कर रहा है, तो इसे ही अपन कहते हैं क्या, अंतर्बलन, या फिर इसे ही अपन कहते हैं क्या, बहु अंतर्बलन। और जब ये जो संरचना बन जाती है इसे कहते हैं अपन हाइपोब्लास्ट, ठीक है, यानी कि एक लेयर बन जाएगी अंदर और जिसे कहेंगे अपन हाइपोब्लास्ट। तो बहु अंतर्बलन दो प्रकार से हमने देखा था। सबसे पहले होता है एक ध्रुवीय बहु अंतर्बलन और दूसरा होता है बहुध्रुवीय बहु अंतर्बलन। तो देखिए सबसे पहले अपन एक ध्रुवीय की बात करते हैं कि जब कोशिकाएं एक पर्टिकुलर एक ही पोल से आ रही हैं, अंदर की तरफ एंट्री कर रही हैं और लेयर बनाएंगी, तो उसे कहेंगे एक ध्रुवीय बहु अंतर्बलन। लेकिन जब कोशिकाएं एक से ज़्यादा ध्रुवों से आने लगे, ब्लास्टोसील के अंदर एक से ज़्यादा ध्रुवों से कोशिकाएं आकर एकत्रित होने लगे, जैसे कि एक कोशिका यहाँ से आ रही है, कुछ कोशिकाओं का ग्रुप यहाँ से आ रहा है, 3 कोशिकाएं इधर से आ रही हैं और कुछ कोशिकाएं यहाँ पर आकर एकत्रित हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, बहुध्रुवीय बहु अंतर्बलन। यानी कि अंदर की तरफ कोशिकाएं जो गलत हो रही हैं वो एक से ज़्यादा ध्रुवों से आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहु अंतर्बलन को अपन समझ सकते हैं। इसके बाद आता है अपसरण। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपसारी लेंस की। अभिसारी लेंस जो किरणों को एक जगह पर एकत्रित कर रहा था, तो अपसारी लेंस किरणों को फैलाने का काम करता है। सेम केस यहीं पर है। यह विधि अभिसरण से बिल्कुल उल्टी है। गैस्ट्रुलर भवन के दौरान जो कोशिकाएं कोरक छिद्र से अंतर्वलित होकर अंदर आ जाती हैं, वे अपसरित होकर भ्रूण में अंगों के विकास के लिए अपने अपने स्थान की ओर गमन करना स्टार्ट कर देती हैं। जो अभिसरण था वहाँ पर क्या हो रही थी कि एक निश्चित क्षेत्र की कोशिकाएं एकत्रित होकर स्थानांतरित होकर एक स्थान पर एकत्रित हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो कोशिकाएं एक स्थान पर एकत्रित हो गई हैं, अब उनको अपनी अपनी जगह पर जाना है, यानी कि अब उनको फैलना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना है
ठीक है। तो वे अपसरित होकर क्या होंगी, भ्रूण में अंगों के विकास के लिए अपने अपने जो निर्धारित इनका स्थान है वहां पर गमन करना स्टार्ट कर देती हैं। और ये क्रिया कब देखने को मिलती है, ये मुख्य रूप से मेसोडर्म के निर्माण के समय होती है। वो भी मेसोडर्म के निर्माण के समय थी और ये भी मेसोडर्म के निर्माण के समय में देखने को मिलती है। उदाहरण है इसके रेप्टाइल्स के एग्स या फिर एबीज के या फिर मैमल्स के जो एम्ब्रियो होते हैं उनमें ये क्रिया हमें देखने को मिल जाती है। आगे हम बढ़ते हैं विस्तरण या फिर डीलेमिनेशन। ये शब्द है वो लेमिनेशन से आया है। लेमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्तरित करना या फिर कवरिंग करना, ठीक है। और विस्तरण का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कवरिंग को हटा देना उस स्थान से, ठीक है। तो विस्तरण में हम क्या देखेंगे कि इसमें यह क्रिया मुख्य रूप से बहुपीत की जो अंडे होते हैं यानी कि जो टीलोलेसिथल एग होते हैं उनमें उनसे जो भ्रूण विकसित होता है उनमें पाई जाती हैं। और इसमें जो एक परतीय ब्लास्टुला है उसकी कोशिकाएं पृथक होकर ब्लास्टोसील में एकत्रित होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि ये देखिए सिंगल लेयर है, एक परतीय ब्लास्टुला है, तो इसकी जो कोशिकाएं हैं ब्लास्टोसील में आकर एकत्रित होना स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन हमें अभी इन्होंने क्या पूरी ब्लास्टोसील को घेर रखा है, पूरी ब्लास्टोसील में ये फैल गई हैं, लेकिन हमें इनको एक जगह हम कहें एकत्रित करना है या फिर हम कहें साफ करना है पूरी ब्लास्टोसील को। तो ये क्रिया कैसे होगी कि ये कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि ये कोशिकाएं पृथक होकर एक दूसरी लेयर बना लेती हैं, यानी कि जहाँ ब्लास्टुला की पहली जो लेयर थी उसके पीछे जाकर ये कोशिकाएं अरेंज हो जाती हैं और एक तरीके से डीलेमिनेशन हो जाता है। लेमिनेशन यानी कि पूरी तरह से फैल चुका है ये, और अब हमें इसका डीलेमिनेशन करना है, विस्तरण करना है, तो हमें ये कोशिकाएं यहाँ से हटानी होंगी। हटने के लिए ये कोशिकाएं क्या करती हैं, एक दूसरी परत बना लेती हैं ब्लास्टुला के, पहली परत के नीचे दूसरी परत बना लेती हैं। तो इस तरीके से द्विपरतीय ब्लास्टुला यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस क्रिया के दौरान या फिर किस गति के दौरान द्विस्तरीय ब्लास्टुला का निर्माण होता है। तो विस्तरण या फिर डीलेमिनेशन के दौरान द्विस्तरीय ब्लास्टुला का निर्माण होता है। अगली जो विधि आती है वो प्रसरण यानी कि एक्सटेंशन। प्रसरण का मतलब होता है किसी चीज़ पर फैलना या किसी चीज़ का फैलाव होना। इस विधि में कोशिकाएं अपना प्रसार करती हैं, सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई विशेष कार्य नहीं होगा, बस कोशिकाएं इरेगुलर रूप से फैलती हुई जाती हैं और प्रसार करती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती हैं, ठीक है। कुछ भी खास बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कोशिकाएं एक्सटेंड होंगी यानी कि फैलेंगी, उनका प्रसरण होगा, ठीक है। और इस समय भ्रूण अपने अग्र पश्च अक्ष पर लंबा होने लगता है और सभी कशेरुकी प्राणियों में ये क्रिया मुख्य रूप से होती है। जैसे कि सबसे पहले जो ब्लास्टुला है या फिर गैस्टुला है वो गोल होता है, लेकिन जैसे ही लास्ट में प्रसरण होने लगता है तो प्रसरण के बाद वो जो भ्रूण है वो लंबा होने लगता है अपने अग्र अक्ष और पश्च अक्ष से, ठीक है। तो इस तरीके से प्रसरण जो विधि है वो हमने देखी। इस तरीके से टोटल 7 गतियाँ होती हैं और ये 7 गतियाँ अंतरारोहणी गतियों के अंदर आती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।